Hello students, in the previous video we have learned about the indicators, definition of pH and pH scale. In this video we will learn about the importance of pH. Students, in the last video we have discussed about the pH and pH scale and some important pH values. Now in this video we will discuss about the importance of pH in everyday life. This is the last topic of pH, and just recall the pH. It is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. ठीक है, जो एसिड बेस और न्यूट्रल के बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो एवरीडे लाइफ की इम्पोर्टेंस हम अभी पढ़ रहे हैं, ये आपने 7th क्लास में भी स्टडी कर रखी है। शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को याद हो और कुछ को ना हो, बट वी विल रिकॉल अगेन। सो फर्स्ट इज पीएच इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने बायो में जब हमने चैप्टर डाइजेशन वाला पार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमारा स्टमक HCl रिलीज करता है, जिसकी पीएच अप्रॉक्सीमेट 1.4 रहती है, जो स्टमक के अंदर रिलीज होता है HCl। अगर HCl की अमाउंट ज़्यादा रिलीज हो स्टमक के अंदर तो उसको हम बोल देते हैं एसिडिटी होना, या साइंटिफिक टर्म में हम कह सकते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर का मीन्स हो गया एक्सेस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट। एसिडिटी मीन्स एसिड के अमाउंट का इंक्रीज होना, जिससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इंडाइजेशन मीन्स डाइजेशन ठीक ना रहना। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग रीड कर चुके हैं। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस या NaHCO3 बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। दीज आर द माइल्ड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये, अभी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक की आगे। तो ये माइल्ड बेस है, मीन्स वीक बेस है, जो बॉडी में हाइपर एसिडिटी से हमें रिलीफ दिलवाएगा। मीन्स द बेस विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। सेकेंड वन इज द पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। आपसे हम बात कर चुके हैं टूथ डिके की भी, कि जब पीएच जो है 5.5 से बिलो हो जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये एसिडिक पीएच शो कर रहा है। एसिड कहाँ से आया? जो बैक्टीरिया रिलीज करता है एसिड, उस एसिड की वजह से जो हमारा इनेमल पार्ट है वो कोरोडेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। आपने वो टूथ डिके वाला टॉपिक बायो में किया था, जिसमें हमने ये रीड किया था कि जो शुगर है ब्रेक डाउन होती है और एसिड फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया उससे, और एसिड की वजह से पीएच डाउन हो जाती है और कोरोडेड होना स्टार्ट हो जाता है इनेमल, और जिसकी वजह से टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए आपने यहाँ फिर से देखा एसिड, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? हम टूथपेस्ट यूज करेंगे, और वो टूथपेस्ट क्या होगा? बेसिक इन नेचर, जिससे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारे जो टीथ हैं वो सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच चेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे पीएच चेंज? आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रल पीएच के आसपास बहुत अच्छी ग्रो करते हैं। तो 7 पीएच के आसपास अगर पीएच होगी प्लांट्स की तो वो बहुत गुड रहेगी प्लांट्स के लिए। बट अगर पीएच 2 एसिडिक और 2 बेसिक हो जाएगी तो प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जब प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को हमने क्या करना होगा? न्यूट्रलाइज। एसिड को किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? बेस से। और बेस को किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? एसिड से, ताकि प्लांट की क्या हो सके? प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो हम कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करेंगे एसिड के अगेंस्ट बेसिक, बेस को ऐड करेंगे और बेस के अगेंस्ट एसिड को यूज करेंगे। एसिड के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज इन तीनों की नेचर बेसिक है। और अगर सॉइल बेसिक हो चुकी है तो उसके लिए हम मैन्योर या कंपोस्ट को यूज कर लेंगे, क्योंकि इनकी नेचर एसिडिक है, तो ये बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करके प्लांट के लिए सुटेबल बना देंगे। नेक्स्ट वन इज द पीएच चेंज इन द एनिमल्स। आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो रिवर में रहते हैं, उनकी पीएच भी लगभग कितनी 7 से 7.8 के अप्रोक्सीमेट रहती है। अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल टू बेसिक रहती है। अगर एसिडिक रेन आती है, एसिड रेन होती है, तो उसकी पीएच 5.6 के अप्रोक्सीमेट हो जाती है।
5.6 से आपको पता है कि उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, जिससे एनिमल्स किल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, मरना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमें क्या ऐड करना होगा, उसके अंदर बेस ऐड करना होगा। बेस हम क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। दिस इज द पीएच चेंज। क्लियर इन एनिमल्स। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछ लें, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इसके बाद सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि कैसे एनिमल एंड प्लांट्स अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। एनिमल और प्लांट अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए एसिड और बेस का यूज करते हैं। हम बात करें हनी बी की, तो हनी बी के स्टिंग में उसके जो कांटे के अंदर एसिड होता है, जो हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट कर देती है तो उससे हमें बड़ा पेन होता है, क्योंकि वो एसिड की वजह से होता है। और जैसे ही हम थोड़ा सा उस पर बेस अप्लाई करते हैं, बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, तो उससे उसका जो पेन है वो खत्म हो जाता है। वास्प, जो येलो कलर के वास्प घूमते रहते हैं, उनके अंदर बेस रहता है उनके स्टिंग में, और जैसे ही उसके ऊपर हम विनेगर अप्लाई करते हैं काटने के बाद, तो हमें उसके जो इफेक्ट से हमें रिलीफ मिल जाता है। मीन्स हमारे जो स्वेलिंग है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। सिमिलरली एंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग, जिसमें हम मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड की बात कर चुके हैं ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, तो वही सेम, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द रिगेनिंग शाइन ऑफ ए टैनिश्ड कॉपर वेसल। कॉपर वेसल जो है वो धीरे धीरे उसकी जो लेयर है, कॉपर की लेयर है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी जो शाइन है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। वाई? बिकॉज ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब ऑक्साइड की लेयर जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई, तो हम ऑक्साइड की लेयर को अगर हम देखें तो ये ऑक्साइड की लेयर बेसिक है। बेसिक लेयर को किससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? एसिड की हेल्प से। तो यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ हम लेमन यूज कर रहे हैं। लेमन में आपने पढ़ा था सिट्रिक एसिड होता है। ये सिट्रिक एसिड क्या करेगा, ये सारे के सारे बेसिक लेयर को रिमूव कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर से कॉपर जो है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। उसकी जो शाइन को वो अगेन रीगेन कर लेगा, और वैसे ही जैसे पहले कॉपर शाइन कर रहा था उसी तरीके से वो शाइन करेगा। नाउ डिफरेंट रिएक्शंस की बात करते हैं जो कि एसिड के साथ होती है। सबसे पहले बात करेंगे मेटल की एसिड के साथ। तो मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Many more example are present, but best example we will take of zinc metal. If we will take zinc metal with dilute H2SO4, because this is an acid, then it will form metal salt. Salt क्या बनेगा? ZnSO4. ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। जिंक will displace the hydrogen and हाइड्रोजन गैस की क्या हो गई? फॉर्मेशन। सिमिलरली मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो MgCl2 प्लस साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, दीज आर द सॉल्ट्स एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो मेटल के एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। पॉप ऑफ साउंड टेस्ट आपने सुना हुआ है, वही सेम इसमें टेस्ट हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई कर्ड और अदर फूड स्टफ्स जो है, विनेगर, लेमन जूस, इन सबको या ऑरेंज जूस को कोई मेटल के या कॉपर के वेसल्स में हम क्यों नहीं स्टोर करते? बिकॉज क्या है, क्योंकि आपने देखा कि मेटल जो है वो एसिड के साथ, आपको पता है ऑरेंज में लेमन हो, विनेगर हो, दीज कंटेन एसिड्स। तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो पॉइजनस सब्सटेंस बनने की वजह से हम कभी भी कर्ड को मेटल के कंटेनर में कभी भी नहीं जमाएंगे, बल्कि हम उसके लिए मिट्टी का बर्तन यूज करते हैं या अदर सब्सटेंस, स्टील यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि स्टील अलॉय है। डायरेक्ट मेटल को हम यूज नहीं करेंगे ड्यू टू द रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपकी आती है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स।
रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स में हम बात करें तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर बनाता है। तो हम मेटल कार्बोनेट में दिस इज अ मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज अ मेटल एंड दिस इज कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है, सोडियम ने H2 को रिमूव कर दिया तो Na2SO4 सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। ये जो CO2 गैस बाहर निकल रही है, इस CO2 गैस को हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम डायरेक्टली किस में कर सकते हैं, जो हमने रिएक्शन पहले फर्स्ट चैप्टर में की थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और अगर हम बार बार CO2 गैस को लाइम वाटर के अंदर ही कॉन्टिन्यूसली पास करते रहें तो जो वाइट कलर है लाइम वाटर का, जो मिल्की कलर है, वो डिसअपियर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड देन इट विल फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जो है अब मिल्की कलर शो करेगा, क्योंकि ये लाइम वाटर इसको बोलते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो लाइम वाटर क्या बन चुका है, मिल्की। तो मिल्की कलर होने के बाद इसने कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म कर दिया, क्योंकि मिल्की कलर इसी का ही आ रहा है और वाटर इसके साथ हम देख रहे हैं बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ CO2 गैस को पास करें, एक्सेस ऑफ CO2 गैस को इसमें से पास करते रहेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो ये मिल्की अपीयरेंस है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और हमें जो है वो सोल्यूबल प्रेसिपिटेट मींस हमारे जो प्रेसिपिटेट हैं वो सोल्यूबल हो जाएंगे। सोल्यूबल हो जाएंगे क्या रिएक्शन है, जैसे हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करने पर इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, ये जो है ये सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो मिल्की कलर शो हो रहा था वो मिल्की कलर अब सोल्यूबल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर जो एंटी एसिड हमने पहले देखा था एसिडिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस है। इसके अलावा आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस NaOH, क्योंकि हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ पढ़ रहे हैं तो ये क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हम फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। किसी ब्यूरेट आपको मैं लैब में दिखाऊंगा किसको बोलते हैं। तो ब्यूरेट के अंदर हमने क्या लिया, NaOH का सोल्यूशन लिया, HCl हमने नीचे फ्लास्क में लिया। फ्लास्क में लेने के बाद ऊपर से जैसे जैसे ब्यूरेट के अंदर से NaOH सोल्यूशन फ्लास्क के HCl में आता जाएगा, हमने फ्लास्क के अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स फिनोल्फ्थालीन की ऐड कर लेनी है। HCl के साथ फिनोल्फ्थालीन जो है वो कलरलेस रहेगा। जैसे जैसे NaOH की ड्रॉप्स HCl के अंदर जाती जाएगी, NaOH विल न्यूट्रलाइज द HCl। और जब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि HCl कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH की हेल्प से, तो उस केस में जैसे ही एक ड्रॉप NaOH की HCl में जाएगी तो वो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के साथ पिंक कलर को शो करेगा, जिससे ये हमें ये पता लग जाएगा कि HCl कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। किसकी हेल्प से, NaOH की हेल्प से। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है फिनोल्फ्थालीन यहाँ पर, जो कि एसिड बेस रिएक्शन को शो कर रहा है कि कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। किसकी, एसिड की। मेटल ऑक्साइड हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं HCl एसिड के अंदर, और बनेगा क्या, CuCl2 प्लस क्या बनेगा, वाटर। ये जो है इसका ब्लू ग्रीन
कलर होगा यहाँ पर, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लैक है। इसमें कॉपर की वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, तो हम इसको बोलेंगे कॉपर का सेकंड ऑक्साइड। मींस सेकंड का मतलब इसमें कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हो, कैल्शियम का ले सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl देन इट विल फॉर्म CaCl2 + H2O। मींस Cu की जगह Ca आ जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These are the reactions of acid.